हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बिहार पीजीटी यानी 11वीं 12वीं जो भूगोल विषय का एग्ज़ाम होने वाला है 10 और 12 जून के बीच में, ठीक है, 2024 को ही, यानी अगले मंथ, उसके लिए प्रैक्टिस सेट हम लोग आज 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। अगर बिहार पीजीटी भूगोल विषय से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर आप लोग 7054 35 12 53, यानी इस मोबाइल नंबर पे आप लोग मैसेज करके वहाँ पे डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर कुछ मिनिमम चार्ज के साथ आप लोग नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। देखिए, बिहार जो पीजीटी का एग्जाम होगा 80 क्वेश्चन जो भूगोल के आएंगे, ठीक है, उसमें से 50 से 55 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिलेंगे। 80 क्वेश्चन में भूगोल विषय के किसी भी विषय का आप लोग एग्जाम दे रहे हैं पीजीटी का, तो जो 80 क्वेश्चन विषय के आएंगे उसमें से 50 से 55 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से रहेंगे, ठीक है। बाकी 20 से 25 क्वेश्चन आपको जो होंगे वह एनसीईआरटी से बाहर रहेंगे। तो आप लोग अगर एनसीईआरटी पे पूर्णतः पकड़ बनाए रखते हैं तो आप लगभग 50-55 क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। आप इस 20-25 के चक्कर में रहेंगे तो आप ये 50 से 55 क्वेश्चन गलत करेंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है आप लोग एनसीईआरटी आधारित नोट्स प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करिए और पढ़िए। इस 20-25 के चक्कर में मत रहिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि यह 20-25 क्वेश्चन सटीक पढ़ा पाए, ठीक है, क्योंकि यह जो 20-25 क्वेश्चन आएंगे अनेक बुकों से आते हैं। कोई 2 क्वेश्चन किसी बुक से, कोई 1 क्वेश्चन, इस तरह आते हैं, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी से आने वाले हैं 50 से 55 क्वेश्चन, उस पर पूर्णतः फोकस करिए। अगर आप प्रैक्टिस सेट हमारा लेते हैं तो एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही साथ हम हर प्रैक्टिस सेट में लगभग 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर रखते हैं, जिससे जो एनसीईआरटी से बाहर आने वाले क्वेश्चन है उसको भी हम कवर कर सकें। और जो हम मेरा नोट्स है पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है, बेहतरीन नोट्स है। अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर बताए गए मोबाइल नंबर 7054 35 12 53 पर मैसेज करके आप नोट्स प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की तुलना में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया अधिक प्रभावी रहता है? तो इसका राइट आंसर है चूना पत्थर क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, भारत के किस तट पर सर्वाधिक, ठीक है, पत्तन है, यानी भारत के किस तट पर पत्तन सर्वाधिक है? तो यह पश्चिमी तट पे, यानी पश्चिमी तट पे पत्तन अधिक है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो पश्चिमी तट है यह गहरा है, ठीक है, जबकि पूर्वी जो तट है यह डेल्टा से निक्षेपित मैदान है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बंदरगाह कम पाया जाता है, जबकि पश्चिमी तट पर बंदरगाह अधिक पाया जाता है, क्योंकि यह धंसा हुआ क्षेत्र है, ठीक है, इसलिए यहाँ गहरा है, बंदरगाह ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, महानदी डेल्टा पर स्थित बंदरगाह है। तो जो महानदी डेल्टा पर स्थित बंदरगाह है वह है पारादीप। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा है, यहीं पे महानदी का डेल्टा बनता है, यहीं पारादीप आपका बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो यह 1923 में हुआ था। यह बीपीएससी, ठीक है, 2.0 में भूगोल विषय के जो पीजीटी इस पर क्वेश्चन पूछ चुका था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखिए, 2 बार हो गया 4, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण जो गलियारा है यह श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक किसकी है? तो यह मिंडोज की पुस्तक लिमिट टू ग्रोथ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को यह पंचम पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी या प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, सूखा संभावित विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ए, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 8, 1972 में सिंचाई आयोग ने कितने प्रतिशत क्षेत्रों का मापदंड को मानकर सूखा संभावित क्षेत्रों का परिसीमन किया था? तो इसका राइट आंसर भी 30%। अगर कोई भी क्षेत्र, ठीक है, 30% से कम सिंचित क्षेत्र है उसको सूखा क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है, 1972 में सिंचाई आयोग के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो इसका राइट हो जाएगा बी, 1991। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 10, पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना 1854 में सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो यह मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। यह भी क्वेश्चन बीपीएससी में, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11,
निम्नलिखित कथन किसका है? भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा बी, अल्फ्रेड हैटनर के अनुसार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, स्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? तो स्थिर अवस्था संकल्पना यह प्रस्तुत किया था हायल महोदय ने। ठीक है, हायल महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 13, भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम क्षेत्र के समीपतम होता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र का यानी एपी सेंटर बोलता जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा बी। देखिए पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के जो स्थल मंडल है वहीं सारे भूकंप आते हैं। तो स्थल मंडल यानी ऊपरी यानी भूपर्पटी और ऊपरी मेटल के बीच वाले क्षेत्र को कहते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल में ही सारे भूकंप आते हैं। तो स्थल मंडल मान लीजिए जो अंदर जहाँ से भूकंप का शुरुआत होता है यानी उद्गम होता है उसको कहते हैं उद्गम केंद्र या फोकस। उसका धरातल पर सबसे पहले जहाँ पे सर्वप्रथम, ठीक है, वह बिंदु जो भूतल पे, ठीक है, सबसे पहले जहाँ होता है उसको कहते हैं अधिकेंद्र कहते हैं। यानी भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम के समीपतम होता है तो उसको कहते हैं अधिकेंद्र। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 13 हो गया। 14, निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? ठीक है, तो कठोरतम खनिज यह है कोरंडम। कोरंडम सबसे कठोरतम इसमें से है। ठीक है, निम्नलिखित से पूछ रहा है। अगर सबसे कठोरतम कहे तो वह हो जाएगा हीरा। ऑप्शन में अगर हीरा होता तो वो हो जाता, हीरा के बाद जो है कोरंडम है, कोरंडम। ठीक है, हीरा सबसे कठोर खनिज है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कुल कितने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15 का सी, 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण एवं नियमन हेतु अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर का बी, 1986, जबकि बीआरओ की स्थापना 1960 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, मृदा निर्माण कितने मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होता है? तो यह 5 मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18, स्तररूप विकास के किस अवस्था में अधोमुखी कटाव प्रमुख होता है? तो यह तरुणावस्था। यानी नदी की 3 अवस्था होती है, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। तो तरुणावस्था में नदी क्या करती है? अपनी घाटी को काटती है। मान लीजिए यह घाटी है तो इसको काट के गहरी करेगी। ठीक है, गाज और कनिया का निर्माण करती है। तो यही कह रहा है किस अवस्था में? अधोमुखी यानी अपने नीचे की तरफ कटाव करती है, तो यह होती है तरुणावस्था। जबकि पार्श्व कटाव वह प्रौढ़ावस्था में प्रारंभ करती है। क्वेश्चन नंबर 19, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 19 का होगा सी, किसको कहते हैं? कैनिया। क्वेश्चन नंबर 20 देते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ तापमान स्थिर रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा सी, क्षोभ सीमा में तापमान स्थिर रहता है। 20 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर कितना सेंटीग्रेड तापमान में कम होता है? तापमान में कमी होती है, ठीक है, या कम होता है? तो यह 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रत्येक 165 मीटर। अगर देखिए धरातल पे हम हैं, यहाँ पे अगर 20 सेंटीग्रेड तापमान है तो ये अगर हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो यहाँ घट के 19 हो जाएगा। ठीक है, और 1 किलोमीटर पर अगर देखा जाए ऊंचाई पे तो यह 6.5 सेंटीग्रेड तापमान कम रहता है। अगर 1 डिग्री का पूछ रहा है तो 165 मीटर पे ही। क्वेश्चन नंबर 22, वायुराशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, वायुराशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 22 को जगह राइट आंसर बी, साइबेरिया का मैदानी भाग। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता कहाँ अधिक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति एवं विकास के निम्न में से कौन सी स्थितियाँ होनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी बृहद समुद्री सतह जहाँ तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, बिल्कुल सही है। कोरियालिस बल भी होना चाहिए और निम्न दाब क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, तब जाके चक्रवात उत्पत्ति होगी। कौन सा? उष्णकटिबंधीय। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना गया? तो 1998 विश्व का सबसे गर्म साल माना गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, महासागरीय अधस्थल को कितने प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 को बी हो जाएगा राइट आंसर, 4 भागों में महासागरीय अधस्थल को 4 भागों में प्रमुख रूप से बांटा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, एस्पर समुद्री टीला किस महासागर में स्थित है? तो जो एस्पर समुद्री टीला है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, कितने प्रतिशत लवणता वाले जल को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च
सीमा माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा 24.7। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, तो लैब्राडोर, बेंगुला, अलास्का। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा सी, जो अलास्का धारा है यह ठंडी जलधारा नहीं है, यह एक गर्म जलधारा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, वायुमंडल में पाए जाने वाली नाइट्रोजन को कौन सा जीव प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने में समर्थ है। ठीक है, समर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर का बी, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी ब्लू ग्रीन जो शैवाल होती है, एल्गी जिसको कहते हैं, यह वायुमंडल में पाए जाने वाली जो नाइट्रोजन होती है उसको प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने में समर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का होगा बी, कार्बोहाइड्रेट बनाती है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा बी, जल। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पाद के रूप में मुक्त जो ऑक्सीजन होती है उसका स्रोत जो होती है वह होती है जल। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो यह ब्राज़ील में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा सी, ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो 1992। क्वेश्चन नंबर 34, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वह जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लैटविया। ठीक है, इन सारे ऑप्शनों से। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व का एकमात्र देश कौन है जो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी GNH को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है, यह है भूटान। क्वेश्चन नंबर 37, किस देश में सामूहिक कृषि को कोलखहोज के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ए, सोवियत संघ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो भूमध्य सागरीय, ठीक है, प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिकों समूहों द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा सी, रोपड़ कृषि। क्वेश्चन नंबर 39 का सी। क्वेश्चन नंबर 40, फूलों की कृषि कहलाती है। तो इसको यह कहलाती है पुष्प उत्पादन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। देखिए यह पूरा जो प्रैक्टिस सेट है पूर्णतः NCERT आधारित है। आप लोग अगर नोट्स और प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर ये हम जो 7054351253 मोबाइल नंबर है इस पर मैसेज करके आप लोग प्रैक्टिस सेट और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और कम समय में अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। देखिए आप लोगों के पास अब मात्र 35 दिन और शेष बचा है, 36 दिन, उसमें आपको अच्छे से तैयारी करना है। तो इधर उधर पढ़ने से अच्छा है कोई सटीक नोट्स रहे और प्रैक्टिस सेट रहे, उसको बार बार रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा उद्योग किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहता है, वह होता है स्वच्छंद उद्योग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आधारित उद्योग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा सी, रबड़ जो है यह वन आधारित उद्योग है, यह रसायन आधारित उद्योग नहीं है, जबकि प्लास्टिक और नमक यह रसायन आधारित उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व का लगभग 50% कपास का आयात कौन करता है। तो यह करता है, क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा सी, यूरोप। क्वेश्चन नंबर 44 देते हैं, किस सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो यह तृतीयक सेक्टर में, सेवा क्षेत्र। तृतीयक सेक्टर को क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, किस महाद्वीप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा सी, यूरोप में। अगर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा ए, डार्विन और मेलबर्न के बीच में गुजरता है कौन सा, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग। क्वेश्चन नंबर 47, जानबील मेला भारत का एकमात्र मेला है जहां अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है, यह किस राज्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा बी, असम में। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 48, उच्चतम कोटि का पार्सलिन चीनी मिट्टी का बर्तन किस देश का हस्तशिल्प कला है। तो यह है चीन का। क्वेश्चन नंबर 49, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में विभेदीकरण किस आधार पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यह है संपन्न कार्यों के आधार पर।
यह आप लोग ध्यान में रखें, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में जो विभेदीकरण यानी अंतर होता है, किस आधार पर अंतर किया गया यानी अलग किया गया है, तो यह संपन्न कार्यों के आधार पर। कारण क्या है, ग्रामीण और नगरीय जो क्षेत्र होते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश कार्य कृषि, ठीक है, होता है, प्राथमिक क्रियाकलाप, जबकि शहरों में जो अधिकांश कार्य होते हैं कृषि को छोड़ के होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 50। नदी पर पुल या फेरी के दोनों ओर स्थापित बस्तियों को किस नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं दोहरे ग्राम। क्वेश्चन नंबर 51। किस दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहत मैदान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में भीषण सूखा पड़ा, जिसे धूल का कटोरा कहा गया? तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा ए 1930 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 52। किस महाद्वीप में सन 1550 से सन 1850 के दौरान लघु हिम युग का अनुभव किया गया? तो क्वेश्चन नंबर इसका 52 हो जाएगा बी, यूरोप महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 53। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन सारे हैं ग्रीन हाउस के। क्वेश्चन नंबर 54। मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 132। आप लोग जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको याद रखिएगा, ठीक है, नया डाटा मत याद रखिएगा। यह जो जीके जीएस का क्वेश्चन आएगा 40 क्वेश्चन, उसमें यह पूछेगा। बाकी जो भूगोल के क्वेश्चन आएंगे उसमें जो मानव विकास सूचकांक आएगा वह जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसी को आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 55। महासागरीय जल में घुली सर्वाधिक ठोस पदार्थ की मात्रा क्या है? तो यह है क्लोराइड, ठीक है। 55 का हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 55 का बी। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो यह है चिली। 56 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 57। महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना है यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58। भारत का पृष्ठवर्ग है? तो जमशेदपुर भारत का पृष्ठवर्ग है, यानी 56 का सी। क्वेश्चन नंबर 58 का सी 59। क्वेश्चन नंबर। मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो जो मृत सागर है यह जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 60। भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो यह है बुलर झील। क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा ए, बुलर झील। क्वेश्चन नंबर 61। रामसर कन्वेंशन किसका संरक्षण करना है? तो यह है वेटलैंड यानी आर्द्र भूमियों का। रामसर कहाँ है? यह है ईरान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? तो यह यूरोप महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है, यानी 62 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 63। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का हो जाएगा सी, 20%। क्वेश्चन नंबर 63 का हो जाएगा सी, 20%। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक गहराई में निक्षेपित सागरी निक्षेप है? तो यह है क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लाल मृत्तिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा पठार दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि का भाग नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा पठार दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि का भाग नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का हो जाएगा ए, मालवा का पठार। क्वेश्चन नंबर 66। भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूकंपीय खतरे के लिए अति संवेदनशील है? तो 66 का हो जाएगा ए, 59%। क्वेश्चन नंबर 67। भारत में पर्यावरण संरक्षण सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1986। अगर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछता तो 1972, और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम पूछता तो 2002 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 68। सैंडल पीक चोटी मतलब किस द्वीप में, अंडमान निकोबार किस द्वीप, सैंडल पीक जो चोटी है यहाँ खाली स्थान भरना में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये हमें इसमें भरना है, यानी सैंडल पीक जो चोटी है किस द्वीप पे है यही बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का होगा सी, उत्तरी अंडमान में, यानी सैंडल पीक चोटी उत्तरी अंडमान में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा अपरदनकारी व निक्षेपणकारी दोनों कारक हैं? तो क्वेश्चन नंबर 69 को जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी प्रवाहित जल, हिमनद और पवन, ये तीनों जो हैं अपरदन और निक्षेपण दोनों कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह की श्रेणी में आता है? यह है
शुक्र, बी है पृथ्वी, सी है बुध, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आपके बुध, ठीक है, शुक्र, मंगल, ये पृथ्वी 4 ग्रह आते हैं। पार्थिव ग्रह क्या होते हैं? ठोस होते हैं और घनत्व इनका ज़्यादा होता है, आकार इनका कम होता है। यानी जो सूर्य के समीप वाले ग्रह हैं 4, उसको पार्थिव ग्रह कहते हैं। यानी इस तरह समझिए, सूर्य है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। उसके बाद ये जो 4 ग्रह हैं इसको कहते हैं पार्थिव ग्रह, जो इनका आकार होता है छोटा होता है और यह इनका घनत्व अधिक होता है, ठीक, या ठोस होते हैं, ये भी जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 71, छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीप पठार के किस भाग में स्थित है? 71 का राशि उत्तर पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 72, वायुमंडल की किस परत से पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी पर लौट जाती हैं? तो इसको कहेंगे तापमंडल। 72 का ए, तापमंडल, इसको आयन मंडल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, किस प्लेट सीमा को संवर्धित सीमा भी कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का जगह सी, रचनात्मक प्लेट सीमा को संवर्धित प्लेट सीमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, देश में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह बेतिया बिहार में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 74 का जगह ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 75, बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर का बी, मणिपुर और मिजोरम। हम लोग क्वेश्चन नंबर देते हैं 76, कोपेन द्वारा विकसित जलवायु के वर्गीकरण को में किस पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया गया? तो यह क्वेश्चन नंबर 76 का हो जाएगा सी, आनुभविक विधि, ठीक है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको आप लोग जरूर जानें। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था यह किस विधि पद्धति पर आधारित था? तो यह आनुभविक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय प्रजातियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? क्वेश्चन नंबर 77 का जगह बी, रिजले महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन अपघटक नहीं है? ठीक है, तो जो विषाणु है यह अपघटक नहीं है, जबकि कवक और जीवाणु है दोनों अपघटक हैं। क्वेश्चन नंबर 79, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है? तो जो जैव विविधता के कम होने का जो मुख्य कारण है वह है आवासीय विनाश। क्या हो रहा है आजकल देख रहे हैं, जो भी मतलब प्राकृतिक जीव जंतु हैं उन लोगों का जो प्राकृतिक आवास है उसी को नष्ट कर दिया जा रहा है। जैसे जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं, जंगल को क्या कर दिया जा रहा है? काट दिया जा रहा है। तो जंगल पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु, पेड़ पक्षी जो भी हैं वह नष्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक ये जो जैव विविधता के कम होने का मुख्य जो कारण है वह आवासीय विनाश है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, औसत ऊंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सबसे ऊंचा महाद्वीप है? तो यह है अंटार्कटिका महाद्वीप। औसत ऊंचाई के, ठीक है, हिसाब से देखा जाए तो सबसे ऊंचा महाद्वीप है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बर्फ की मोटी मोटी परतें हैं, ठीक है, इस वजह से उसका औसत ऊंचाई अधिक है। तो यह था बिहार पीजीटी भूगोल विषय का 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। अगर आप लोग नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं बहुत ही कम दामों में, तो आप लोग 7054351253 मोबाइल नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।